स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे आपको टीचर दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं बच्चों। और आज हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर शुरू नहीं हो रहा है बच्चों, चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है बच्चों। क्या कर रहा है आशु, लेक्चर नंबर 4 है बच्चों। आज शुरू कैसे हो रहा है, आप ये कह सकते हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है एम्पेरिकल फॉर्मूला, और उसके साथ साथ चलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और हमारा को अगर समय ने साथ दिया, जो कि दे ही देगा, हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को इंट्रोड्यूस भी कर देंगे। फिर इस चैप्टर में ना बाकी बहुत बेसिक बातें बचेंगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, गै-लुसाक लॉ, एवोगाड्रो लॉ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, आइसोटोप आइसोटोप। मतलब इसका अगला लेक्चर जो होने वाला है, जहाँ तक मुझे लगता है वो आखिरी लेक्चर होगा। सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह भी अगर उसमें पढ़ा देंगे तो, नहीं तो हद से ज़्यादा 6 लेक्चर। लेकिन ये चैप्टर आपको पता है बहुत बड़ा है, क्योंकि यार देखो क्या, अगर हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ढंग से नहीं पढ़ेंगे, सम बेसिक कंसेप्ट्स पे अपनी पकड़ नहीं बनाएंगे, तो आगे वाले सारे चैप्टर्स अफेक्ट हो जाएंगे, यू नो दैट। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं। कंसंट्रेशन निकालने के हमने 6-7 तरीके पढ़े। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, और 5 पढ़े थे क्या, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम। तो 6 हमने तरीके पढ़े थे। उसमें हमने कुछ 2-4-5 न्यूमेरिकल किए। लेकिन आज का जो लेक्चर रहेगा बच्चों, वो रहेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला के ऊपर। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में हम सब जानते हैं। मैं आपको बोलूँ वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो, आप कहोगे H2O। मैं कहूँ आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो, आप कहोगे C6H12O6। मैं आपको बोलूँ बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो, आप कहोगे C6H6। मैं आपको बोलूँ कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो, आप कहोगे CO2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम सब जानते हैं, लेकिन हम जो नहीं जानते हैं शायद वो है एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट इन सिंपलेस्ट होल रेशियो। अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सिंपलेस्ट होल रेशियो में लिखते हैं तो वो एम्पेरिकल फॉर्मूला ही बन जाता है। इसको समझने के लिए पहले हम यहाँ पे एक बात करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखता हूँ, और यहाँ पे मुझे उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। अब समझिएगा, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर किसी का है, मान लो C6H6, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं है। 6 से 6 कैंसिल हो सकता है, और अगर ये कैंसिल हो गया तो आंसर CH आ जाएगा। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा CH। तो C6H6 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट इन सिंपलेस्ट रेशियो इट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। अच्छा, आई रिपीट, C2H6, आई होप आपको पता हो ये इथेन है। अब अगर ये कटता है, देखो काट रहा है ना, तो ये हो गया CH3, क्योंकि ये 2 से कट जाता है, तो ये हो गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। अच्छा, कि जैसे कि शायद आपको पता हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, 2 से 2 कटता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास HO। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। लेकिन अब आपके दिमाग में शायद एक सवाल आ रहा हो, जैसे कि Al2O3 या और आयनिक कंपाउंड, जैसे अब Al2O3 में आगे तो ये कटता नहीं है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बराबर ही हो जाएगा बच्चों। जैसे कि ग्लूकोज आ रहा है हमारे पास, ग्लूकोज C6H12O6, है ना, 6 से कट जाता है ये, तो क्या आ जाता है CH2O। ये कौन सा फॉर्मूला आ गया? एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब समझने वाली बात ये है बच्चों, जैसे कि मान लो CO2 आ गया, ये तो आगे कटता ही नहीं है, तो क्या ये रह जाएगा CO2। NaCl आ गया, लास्ट कर लेते हैं, तो NaCl तो वैसे ही किस फॉर्म में है बच्चों? सिंपलेस्ट फॉर्म में, वो भी नहीं कट रहा है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला अगेन NaCl आ जाएगा। थोड़ा गला खराब है, थोड़ा संभाल लेना। लेकिन बच्चों कहने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपलेस्ट होल रेशियो वर्जन इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब इन मोस्ट ऑफ द केसेस एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड्स की, खासकर जैसे हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें, तो आयनिक कंपाउंड्स को तो हम वैसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा। लेकिन इन सम कोवेलेंट कंपाउंड्स लाइक CO2 और CO2, ये इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। या फिर एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड Al2O3 या और भी बहुत सारे लोग, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम ही है बच्चों।
लेकिन अब आप कहोगे सर इतना आसान टॉपिक है ये, आप कह रहे थे इतना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये इतना आसान है क्या कि अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा हो तो आपसे क्या वो इंपेरिकल फॉर्मूला पूछ लेंगे? ना 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 ना, अभी मैंने आपको हिंट दिया है कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है। ऐसे सवाल एग्जाम में या तो आते नहीं है या आएंगे तो एक नंबर का आ जाएगा कि H2O2 का इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ। मजा कब आए? इमेजिन करिए जब आपके पास क्या ना हो, जब आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना हो और तब आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना हो, तब जीवन में मजा है। अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना हो और फिर आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना हो तो मजा आएगा ना। अब वो कैसे करते हैं उसी के ऊपर तो बात कर रहे हैं। लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला है क्या? इंपेरिकल फॉर्मूला इज द फॉर्मूला जो कि सिंपल होल नंबर देगा हमें उसके रेशो का, जो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह बैठे हुए। जैसे कि मैंने बताया इंपेरिकल फॉर्मूला हाइड्रोजन पेरोक्साइड का HO होगा, ऑल दो उसका फॉर्मूला H2O2 होता है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला H2O2 होता है, कहाँ गया ये रहा, और उसका इंपेरिकल फॉर्मूला HO हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत सिंपल सी बात है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, जैसे बेंजीन है, अब बेंजीन का एक्चुअल फॉर्मूला C6H6 होता है, तो 6 से 6 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? CH। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपके पास कौन सा फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उससे इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना तो बहुत आसान है। 2 का टेबल आना चाहिए, 3 का टेबल आना चाहिए। लेकिन मज़ा कब आएगा? जब आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होगा और आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना होगा। अब उसके ऊपर हमारे पास कुछ 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन को करने का ना एक फॉर्मेट है। अगर आपने फॉर्मेट समझ लिया तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे। तो फॉर्मेट को समझना है, किस तरीके से उन क्वेश्चंस को करना है। आओ देखें, हमेशा इंपेरिकल फॉर्मूला अगर आपको निकालना है और कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह नहीं दे रखा है तो जनरली क्या होता है कि आपको उस कंपाउंड में उस एलिमेंट्स के, उन एटम्स के परसेंटेज दे देंगे। जैसे कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं, NCERT का सवाल है, एक कंपाउंड है जिसमें 4.07% हमारे पास हाइड्रोजन है, 24.27% हमारे पास कार्बन है, 71.65% हमारे पास क्लोरीन है और उसका मॉलिक्यूलर मास, इसका क्या करना है बताऊंगा आपको। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो कमाल की बात सुनिएगा, पहले हम लोग निकालेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला, उसके बाद हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, उसको डिवाइड कर रहे थे, उससे इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल रहे थे। लेकिन अब माहौल जो है वो बदल गया है। सबसे पहले हम लेट करेंगे परसेंटेज बी इन ग्राम्स, यानी जो परसेंटेज है उसे ग्राम्स मान लेंगे, है ना, या मान लेंगे जो कंपाउंड है उसका मास हमारे पास 100 ग्राम से। वही वाली बात, अगर कंपाउंड का मास 100 ग्राम मान लेता हूं तो ध्यान से सुनिएगा कि मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास मेरे पास कितना हो जाएगा 24.27 ग्राम्स। ऐसे अगर बात करूं तो मास ऑफ हाइड्रोजन मेरे पास कितना हो जाएगा 4.07 ग्राम। और ऐसे अगर मैं बात करूं तो मास ऑफ क्लोरीन मेरे पास बच्चों हो जाएगा 71.65 ग्राम्स। कितना हो जाएगा 71.65 ग्राम्स। अब यहाँ तक तो आपको बस परसेंटेज को ग्राम में लिखना है। अब इसके बाद जो एक काम करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको एक टेबल बनानी है। इस टेबल में क्या क्या आएगा और बात करते हैं। इस टेबल में कुछ चीज़ें आएंगी। सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर, ओ माय गॉड इतनी इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि 1, 2 और 3 है। 3 लोग हैं हमारे पास। कौन कौन 3 लोग हैं? कार्बन है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे एटम्स। कौन कौन से एटम्स की बात हो रही है? कार्बन की बात हो रही है, हाइड्रोजन की बात हो रही है और क्लोरीन की बात हो रही है। ओके बच्चों, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास इनके मोल्स, क्योंकि अगर मैं इनके मोल्स निकाल लूंगा और उनका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लूंगा तो बस मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। बिकॉज इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें हर एक एटम के नंबर ऑफ मोल्स को सिंपलेस्ट रेशियो में रखा गया है। अब जैसे कि कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन का हमारे पास मास कितना है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन में मोलर मास। तो मास कितना है इसका 24.07 और इसका मोलर मास कितना होता है 12। ठीक है जी, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइड्रोजन का तो कितना होता है 4.07 अपॉन में 1 ही होता है, तो ये तो 4.07 ही आ गया। क्लोरीन का 71.65 अपॉन में 35.5। अब आप सब जानते हैं कि यहाँ पे आंसर 2.0 कुछ आएगा, यहाँ पे 35 पॉइंट, तो ये भी 2.0 कुछ आएगा, है ना। अब अगर मैं इसको 1 सेकेंड के लिए कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूँ,
1 सेकंड के लिए। देखो मैं यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुनना बच्चों। वो ध्यान से क्यों सुनना, मैं समझाता हूँ आपको। 1 सेकंड। हमें पता है यहाँ पे 2.0 कुछ आ जाएगा, बट फिर भी इसको एग्जैक्ट सॉल्व अगर हम करें, गिव मी अ मिनट, तो 24.07 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 12 से, तो इट इज 2.005। अब सुनना, जब इंपेरिकल फॉर्मूला के आप क्वेश्चन कर रहे हो और डेसिमल के बाद 0 आ जाए या डेसिमल के बाद 9 आ जाए, तो आप उसे होल नंबर पे राउंड ऑफ कर सकते हो। अगर डेसिमल के बाद 0 हो या डेसिमल के बाद, जैसे यहाँ पे आप मान लो होता 1.99 या 1.9, तो उसको मैं 2 मान सकता था, या 2.0 उसको मैं 2 मान सकता हूँ। लेकिन अगर 2.1 है या 2.2 है, 2.3 है, 2.4, 5, 6, 7, 8, इन्हें मैं राउंड ऑफ करके होल नंबर नहीं बना सकता। ये इस का रूल समझ लो, कोई मर्जी चीज़ समझ लो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हम उसे होल नंबर में सिर्फ तभी राउंड ऑफ कर पाएंगे जब वो डेसिमल के बाद 0 लेके बैठा हो या डेसिमल के बाद 9 लेके बैठा हो। जैसे अब ये डेसिमल के बाद क्या लेके बैठा हुआ है, 0, तो क्या मैं इसको 2 बोल सकता हूँ? हाँ। अब ये भी देखो, डेसिमल के बाद क्या लेके बैठा हुआ है, 0, क्या मैं इसको 4 बोल सकता हूँ? हाँ। अब जैसे यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करूँ, ये भी वही सेम सिचुएशन आ जाएगी, 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5 विच इज़ 2.01। तो 2.01 को मैं राउंड ऑफ करके 2 लिख सकता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो अगर ध्यान से, तो आप एक ऐसी सिचुएशन पे आ गए हो जहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हैं, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स अभी आगे डिवाइड हो सकते हैं, है ना। आप भूले ना, हम निकालना चाह रहे हैं पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें इनको सिंपलेस्ट होल रेशियो में लिखना होता है। तो अगर मुझे इसको सिंपलेस्ट होल रेशियो में लिखना है, तो सिंपलेस्ट होल रेशियो में लिखने के लिए ये पूरे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1, ये आ जाएगा मेरे पास 2 और ये आ जाएगा मेरे पास 1। तो इस हिसाब से अगर मैं बोलूं कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया है, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो चुका है, क्योंकि मैंने इनके नंबर ऑफ मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो निकाला है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है, तो CH2, कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है और क्लोरीन का 1 है, तो CH2Cl, यानी कि हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH2Cl। ठीक है जी। अब हम लोग निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए याद करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना टाइम्स कम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के। जैसे कि अगर मैं बोलूँ C6H6, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, CH। अब अगर मैं इसका मास निकालूंगा और इसका मास निकालूंगा, तो इसका जो मास है वो इसके मुकाबले 1/6 आएगा, या कह लो इसका जो मास है वो इसके मुकाबले 6 गुना आएगा, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन सब 6 गुना है। तो ऐसे ही अगर मैं मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल मास को डिवाइड कर देता हूं, तो उससे मुझे वो नंबर मिल जाएगा कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे कौन सा फॉर्मूला मिल जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सुनने वाली बात क्या है, दोबारा समझो। मैं यहाँ पे n मान रहा हूं किसी चीज को, वो है मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एम्पिरिकल मास। अब सुनो, अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला के मास से डिवाइड कर दूं, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला से कितना गुना ज़्यादा है। तो वो गुना मुझे निकालना है, ताकि मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला को उस n नंबर से मल्टीप्लाई कर सकूं। अब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा, विच इज इन दिस केस इज 98.96, और एम्पिरिकल मास आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो कार्बन का हो गया बच्चों 12 और 2 हो गया हमारे पास 14 और 35.5 इज 49.5 आई गेस, है ना, 49.5। अब अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो अगेन आंसर 2 आ जाएगा। अब कमाल की बात यह है कि जो n की वैल्यू है वो हमेशा एक होल नंबर ही आएगी। ज़रूरी नहीं है आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो तो वो होल नंबर में आए, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, मैं आपको अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप
हर एक के परसेंटेज को ग्राम मान लो, तो आपके पास सबका मास आ जाएगा। फिर आप उनके मोल्स निकाल लो। मोल्स निकालने के बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी इसलिए है क्योंकि सीधा हमने मोल्स निकाले और वो सिंपलेस्ट रेशियो में आ गए। 2 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। नहीं आएंगे तो क्या करना बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा करने पे हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। अब इंपेरिकल फॉर्मूला के बाद हम लोगों ने कहा कि यार हमें एक वो नंबर निकालना होगा कि मैं इंपेरिकल फॉर्मूला को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए। तो मैंने क्या किया, मॉलिक्यूलर मास को इंपेरिकल मास से डिवाइड कर दिया। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला से कितना गुना ज़्यादा है एग्जैक्टली। तो n की वैल्यू आ जाएगी 98.96 विच इज़ गिवन, और अपॉन में मॉलिक्यूलर इंपेरिकल मास जो कि हम इससे निकाल सकते हैं। और अगेन ये नंबर हमेशा एक होल नंबर ही आएगा, ये नंबर हमेशा एक होल नंबर ही आएगा ये बात ध्यान रखिएगा। चलो, तो अगर मुझे अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो वो कैसे निकालूंगा, तो जो भी मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी क्योंकि n के लिए 2 आई है, यानी कि C2H4Cl2। ठीक है जी। एक क्वेश्चन और करते हैं ना इसके ऊपर, समझ में आएंगी चीज़ें। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं। अगेन आपको सिर्फ इस वाले केस में इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकालना। कह रहे हैं एक ऑक्साइड है आयरन का, जिसमें आयरन आपको दे रखा है 69.9% और ऑक्सीजन आपको दे रखा है 30.1%। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, लेट कर लेंगे परसेंटेज बी इन ग्राम्स, या फिर मैंने कहा आप ऐसा भी लिख सकते हो कि लेट अस टेक 100 ग्राम कंपाउंड। तो इसका मास यानी कि मास ऑफ आयरन कितना हो जाएगा बच्चों, 69.9 ग्राम्स, और मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो जाएगा, 30.1 ग्राम। अब हमें क्या करना है बच्चों, जैसा कि मैंने बताया टेबल बनानी है। अब जब आप टेबल बनाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सीरियल नंबर, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास एटम, इधर आ जाएगा हमारे पास आयरन, इधर आ जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन। यहाँ पे अब हम निकालेंगे मोल्स। क्या निकालेंगे बच्चों, मोल्स। अब मोल्स कैसे निकालते हैं भाई, मोल्स निकालने के लिए यहाँ पे आ जाएगा आयरन का मास विच इज 69.9 अपॉन में आयरन का क्या आ जाएगा, मोलर मास विच इज 56.5, है ना। कंफर्म कर लेते हैं कि 56.5 लेना है कि नहीं लेना है, एक बार चेक कर लेते आओ। वैसे तो 56.5 ही होता है ना बच्चों। मोलर मास ऑफ आयरन 56 ही ले, 55.8 है तो 56 ले लेते हैं हम लोग, है ना, 56 ले लेते हैं यहाँ। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है बताओ, 30.1 अपॉन में 16। तो यहाँ पे अब हम जब मोल्स निकालेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो मोल्स हैं वो सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं आएंगे, बहुत अजीब सा आंसर आएगा। कैसे आओ देखो, कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ गया हमारे पास 69.9 डिवाइडेड बाय बच्चों 56, ये आ गया 1.25, ये आ गया 1.25, और ये आ गया 30.1 डिवाइडेड बाय 16 बच्चों, ये आ गया 1.88। अब आप यहाँ पे हालात देखें अगर, तो ये दोनों ही हमारे पास एक तरीके से सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं आए हैं। यानी कि पिछले वाले केस में अगर आप नोटिस करें तो डेसिमल के बाद हमें क्या मिल रहा था, या तो 0 मिल रहा था या तो हमें क्या मिल रहा था, 0 ही मिल रहा था सब में। अगर 9 भी मिलता तो भी हम उसे होल नंबर में राउंड ऑफ कर देते। लेकिन यहाँ तो बहुत बुरे हालात हैं, यहाँ एक मिला है 1.25 और एक मिला है 1.88। अब अगर आप भी ऐसे किसी क्वेश्चन में सिचुएशन में फंसते हो तो उस केस में क्या करना है, अब मैं आपको समझाता हूँ। उस केस में आपको, क्योंकि देखो हम निकाल रहे हैं सिंपलेस्ट होल रेशो, यानी कि हम दोनों का रेशो निकाल रहे हैं, और रेशो में हम दोनों को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई और दोनों को किसी एक नंबर से डिवाइड वगैरह कर सकते हैं। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो एक है 1.25 और एक है 1.88। अब 1.25 और 1.88 में हमको क्या करना है, अगर इन्हें सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करना है, जो छोटा नंबर है उससे दोनों को डिवाइड कर देना है। क्योंकि जब हम रेशो निकाल रहे होते हैं तो हम दोनों के साथ कुछ भी करें तो जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड कर दो। अब 1.25 और 1.88 में छोटा नंबर कौन है, तो आंसर है 1.25। तो दोनों को आप क्या करोगे, 1.25 से डिवाइड कर दोगे। ऐसा करने पे क्या होगा, आओ जरा सिचुएशन पे चलते हैं।
तो 1.25 को भी 1.25 से डिवाइड कर देंगे तो ये तो 1 आ जाएगा, और 1.88 को 1.25 से डिवाइड कर देंगे तो जहाँ तक मुझे लगता है 1.5 आ जाएगा। 1.88 को डिवाइड कर देंगे 1.25 से तो ये 1.5 आ गया। अब बताओ क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो में आ गए हैं? आंसर है नहीं, ये तो अभी भी नहीं आए क्योंकि ये सिंपलेस्ट होल रेशियो तो है ही नहीं। लेकिन अब अगर मैं इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। अब ये सिंपलेस्ट होल रेशियो में आ गए। यानी कि देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूं क्या होगा। इन क्वेश्चंस के 3 लेवल हैं। पहला लेवल ये कि आप जब इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो निकालते ही सीधा वो होल नंबर में आ जाएंगे, फिर तो वो सवाल बहुत ही अच्छा हो गया। तो ये लेवल 1 है। लेवल 2 क्या होता है कि जब आप उनके मोल्स निकालते हो तो वो सिंपलेस्ट होल रेशियो की फॉर्म में नहीं आते हैं। फिर आपको क्या करना होता है, जो छोटा नंबर होता है जैसे 1.25 और 1.88 में छोटा नंबर कौन सा है? 1.25। तो दोनों को 1.25 से हमें डिवाइड कर देना। और सेकेंड लेवल पे क्या होगा? डिवाइड करते ही आंसर आ जाएगा। ये थर्ड लेवल है। यहाँ पे छोटे नंबर से डिवाइड करने के बावजूद भी हमारा आंसर नहीं आया था। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लेवल 1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स निकाले नॉर्मल तरीके से, सीधा आ गए। लेवल 2 क्या है? नहीं आए तो हमने छोटे नंबर से डिवाइड कर दिया तो आ गए। लेवल 3 क्या है? जो कि ये है, छोटे नंबर से डिवाइड करने के बावजूद भी नहीं आए तो फिर 2 से या 3 से या किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएंगे। इन 3 लेवल के अलावा और कोई लेवल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है यार। तो या तो सीधा मोल्स निकालते वो होल रेशियो में आ जाएंगे, या तो छोटे नंबर से डिवाइड करके आएंगे। नहीं तो आप जब छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे दोनों को तो एक ऐसे नंबर्स आएंगे जिनको 2 से या 3 से मल्टीप्लाई करके वो होल नंबर में आ जाएंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास आयरन के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो 2 और 3 है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। तो क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ चुका है वो आ चुका है Fe2O3, क्योंकि आयरन के हमारे पास आ चुके हैं 2, आयरन के हमारे पास आ चुके हैं 2, ऑक्सीजन के जब 3 है तो रेशियो आ गया Fe2O3। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर इसी में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछ लेते तो क्या बोलते आप? सबको पता है यार, आयरन ऑक्साइड एक आयनिक कंपाउंड है। तो अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी देखा जाए तो Fe2O3 होगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स, एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, बट आयनिक कंपाउंड्स हमेशा सिंपलेस्ट और रेशियो में ही लिखे जाते हैं। ये ना एनसीईआरटी का एक सवाल है। एक्चुअली ये सेम सवाल एक बार एग्जाम्पल में और एक बार एक्सरसाइज में। तो एग्जाम्पल में जहाँ तक मुझे, जिसका पुरानी एनसीईआरटी, नई में तो बदल दिया था, जहाँ तक मुझे याद है एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला, और एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो क्या होता है, कई स्कूल्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कटवा देते हैं, शायद मैं ये एग्जांपल लाया हूँ। तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पे हमें क्या गिवन नहीं है, क्योंकि अगर हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है उसके बाद मॉलिक्यूलर निकालना है तो n निकालना पड़ेगा। बट जैसे कि यहाँ पे हमें n निकालने के लिए मोलर मास दे रखा था, बट ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में ज़रूरी नहीं है, कोवलेंट में ज़रूरी है, आयनिक में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आयनिक में जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी रहता है। वो मैं आपको बता चुका हूँ, पीछे टेबल लिखवाई थी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले लो। कोई भी आयनिक कंपाउंड का नाम बोलो, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिलेगा, बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स को पहले से ही बच्चों हम होल नंबर में लिखते हैं, मेरी जान, समझ रहे हो? ओके, डन है, पक्का, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारे पास पेज खाली बच जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास टॉपिक आता है बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट की दो परिभाषाएं, दो डेफिनेशन होती हैं। आओ दोनों को यहाँ पे लिख के समझते हैं। इसकी पहली परिभाषा कहती है अ सब्सटेंस which is taken in less amount as the other। एक्चुअली अ सब्सटेंस लिखने से बढ़िया है अगर हम लिखें अ रिएक्टेंट। अ रिएक्टेंट
और इसकी दूसरी परिभाषा है अ रिएक्टेंट which is consumed or reacted completely in a reaction अब ये दो डेफिनेशन को समझेंगे। देखा जाए तो दोनों परिभाषाएं, दोनों डेफिनेशंस सेम है। चलो उससे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूं। जब आप में से बहुत सारे बच्चों ने अपनी लैब्स में रिएक्शंस कराई होंगी, कभी कोई ना कोई तो कराई होगी। सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन पे मैं चेक करूंगा 25 मिनट लगभग 30 सेकेंड 40 सेकेंड के आसपास पे आप में से कितने बच्चों ने आज तक अपनी लैब्स में रिएक्शंस करवाई हैं, करी हैं। कोई भी दो चीज़ों को, क्योंकि देखो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक 11th का बच्चा एट प्रेजेंट बहुत अलग है आज से 5 साल पहले, 2 साल 3 साल पहले। क्योंकि क्या था, आपका लगभग पूरी 9th जो है वो ऑनलाइन गई, आधी 10th आपकी ऑनलाइन गई, है ना। अब आपका 11th आ गया है। तो 11th की अगर हम लोग बात करें तो मैं बहुत सारे बच्चों को इस बार ऑफलाइन में जब मिला पढ़ा रहा था तो मैंने पूछा उनसे कि आप में से कितने बच्चे लैब में आज तक गए हैं। तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही थे जो लैब में ही नहीं गए थे, और जो लैब में गए भी थे गलती से वो बस गए थे, बस एक पेपर दे के आ गए। तो सिर्फ 10% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने रिएक्शंस लैब में 9th या 10th में की थी। हाँ, अगर 8th में की थी ऑफलाइन के दौरान तो ठीक है। 9th 10th में बहुत सारे बच्चे लैब ही नहीं गए, और गए तो बहुत कम जनता थी। तो आंसर था बहुत कम। आप में से कितनों का है मुझे बताइएगा, क्योंकि दिल्ली में तो हमारे अब पिछले साल भी स्कूल्स लगभग बंद ही रहे थे। चलिए, लेकिन बच्चों मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि लैब में जब अक्सर हम लोग रिएक्शंस कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे चीज़ों को नाप के नहीं लेते हैं, हम वहाँ पे चीज़ों को मेजर करके अक्सर नहीं लेते हैं। इवन मैं ये कह रहा हूँ, आप अभी मान के चलिए 9th और 10th, इवन 11th और 12th के भी बहुत कम ऐसे रिएक्शंस हैं, 1 या 2 ही हैं, टाइट्रेशन वगैरह हैं, जहाँ पे हम चीज़ों को नाप के डालते हैं। बाकी ज़्यादातर रिएक्शन, जैसे सॉल्ट एनालिसिस नाम का टॉपिक आएगा 11th में, हो सकता है कुछ बच्चों ने किया भी हो जिनके स्कूल शुरू हो गए हों, और जो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में हैं उनके भी स्कूल शुरू नहीं हुए होंगे। लेकिन एक टॉपिक होगा सॉल्ट एनालिसिस, जहाँ पे आपको सॉल्ट के बारे में बताना होता है कि कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन है। अभी उसको छोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको किसी चीज़ को किसी चीज़ से क्या करवाना है, रिएक्ट। अब द थिंग इज़ कि वो जो रिएक्शंस हैं वहाँ पे आप कभी भी कोई चीज़ को नाप के नहीं डालोगे, आप वहाँ पे चीज़ों को मेजर करके नहीं डालोगे। आप बस क्या करोगे, डाल दोगे। आप उन्हें नाप के नहीं डालोगे, आप उन्हें बस डाल दोगे। अब कोई डालने पे कोई ज़्यादा हो सकता है तो कोई कम हो सकता है। आपके घर में लेटर सपोज राजमा चावल बनते हैं, तो राजमा और चावल को नाप के नहीं बनाया जाता है। अंदाजे से मम्मी राजमा बना देती हैं, अंदाजे से मम्मी चावल बना देती हैं। अब कभी कभार ऐसा भी होता है कि राजमा जो है वो ज़्यादा बन जाते हैं और चावल जो है वो कम पड़ जाते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है कि चावल ख़त्म हो जाते हैं और राजमा, मतलब मेरे अपने घर की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। ऐसा बहुत कम हुआ है कि राजमा जो हैं वो बहुत कम पड़ गए हों और चावल बच गए हों, बिकॉज चावल अक्सर हम कम बनाते हैं। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, या बहुत रेयर होगा 1 साल में एक बार कि राजमा और चावल एग्जैक्टली ऐसे ही बने कि सब ने ऐसे ऐसे लिए कि वो ख़त्म हो गए। अब लैब में हम जब रिएक्शंस कर रहे होते हैं तो स्टोशियोमेट्री की पढ़ाई याद करना। अगर आपने स्टोशियोमेट्री वाला लेक्चर नहीं देखा है तो अभी आपको ये लेक्चर यहीं पर रोक देना चाहिए, इसके आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने स्टोशियोमेट्री नहीं देखा है, ये वाला टॉपिक लिमिटिंग रीजन टॉपिक वेस्ट हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, एक रिएक्शन है H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूं, बिकॉज स्टोशियोमेट्री की सारी पढ़ाई बैलेंस रिएक्शंस पे लगती है, तो अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करता हूं तो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O आ जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस रिएक्शन में स्टोशियोमेट्री के हिसाब से अगर हम बात करें, अगर मैं इसके 2 मोल लेता हूं तो मुझे इसका 1 मोल लेना होगा और यहाँ पे मुझे इसके 2 मोल मिल जाएंगे। अगर मैं इसके 2 मोल लेता हूँ तो मुझे इसका 1 मोल लेना होगा और एज अ रिजल्ट इसके 2 मोल जो है वो बनेंगे। ये स्टोशियोमेट्री कहती है।
अगर मैं इसके 10 मोल लेता हूं तो मुझे इसके 5 मोल लेने होंगे और इसके भी 10 मोल बनेंगे। ये स्टोइचियोमेट्री कहती है। लेकिन ये सब तो तब होगा जब आप इन्हें इतने अमाउंट में लोगे, जब आप नाप के 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन का डालोगे, जो कि हम लैब्स में 11th 12th तक तो नहीं करते हैं। बड़े भी हो जाएं तो भी, अगर हम अपने कॉलेज की लाइफ में बात करूं तो अगर आप एक साल में 20 रिएक्शन कराओगे तो 18 रिएक्शंस में आप चीज़ें नाप के नहीं डालने वाले हो। तो अगर आप नाप के नहीं डालने वाले हो तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक चीज़ ज़्यादा हो जाए और कोई एक चीज़ कम हो जाए। अब अगर जो चीज़ रिएक्शन कराने के दौरान कम पड़ गई, ऐसी कोई चीज़ जो रिएक्शन के दौरान, ऐसा रिएक्टेंट बेसिकली जो रिएक्शन के दौरान कम पड़ जाता है, जिसको हम लेस अमाउंट में लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट, एक ऐसा रिएक्टेंट है जिसको आप रिएक्शन में कम अमाउंट में लेते हो। अब अकल लगाओ, अगर आपने उसे कम अमाउंट में लिया है तो वो पूरा का पूरा रिएक्ट हो जाएगा। अगर आपने उसे कम अमाउंट में लिया है तो वो पूरा रिएक्ट हो जाएगा ना। मान लो आपके घर में राजमा और चावल में से चावल कम बने हैं तो राजमा बच जाएंगे और चावल खत्म हो जाएंगे ना। अगर आपके घर में राजमा चावल में से चावल जो हैं वो कम बने हैं और राजमा ज़्यादा बने, जो कि अक्सर होता है, तो चावल खत्म हो जाएंगे लेकिन राजमा बच जाएंगे ना। तो इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट की एक और डेफिनेशन भी है, एक ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान पूरा कंज्यूम या रिएक्ट हो जाता है, उसको भी हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। मुझे पर्सनली ये वाली डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ये समझा रही है कि इसके नाम को भी समझा रही है कि एक ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान कम पड़ जाता है। दूसरा वाला ज़्यादा होता है, वैसे बात है, उसका कोई नाम नहीं है, आप उसे एक्सेसिव रिएजेंट कह दो, ऐसे ही मैं नाम दे रहा हूँ, बाकी शायद कोई नाम तो नहीं है इसका। लेकिन अगर कोई रिएजेंट रिएक्शन के दौरान कम पड़ जाता है उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसी रिएक्शन का अगर हम एग्जाम्पल लें तो मैं अगर इसके 10 मोल लेता हूँ और अगर मैं इसके 2 मोल लेता हूं तो इसके 10 पे मुझे इसके 5 मोल लेने चाहिए थे, यस और नो, क्योंकि इसके 2 पे इसका 1 है स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से। तो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री जो है वो कह रही है ओके, यहाँ कह रही है ओके। लेकिन अगर हम इस वाले केस की बात करें तो इसके 10 मोल पे इसके 2 मोल नहीं, इसके 5 मोल लेने थे। तो क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो आपने जितना लेना था उससे कम लिया है? अगर आपने ऑक्सीजन जितना लेना था उससे कम लिया है तो ऑक्सीजन कौन सा रिएजेंट हो जाएगा मेरे बच्चों? ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि आपको इसके 10 मोल पे इसके 5 लेने चाहिए थे लेकिन आपने सिर्फ 2 लिए बच्चों, तो ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। आओ बच्चों एक और एग्जांपल। अरे वेरी गुड, 2 स्लाइड पे 2। चलो ऐसा करते हैं, इसी पे लिख देते हैं। क्या जा रहा है, कौन सा? ठीक है, ओके, ये हटा दें। अबे लिखे रहने दो ना यार। चलो आओ एक और एग्जांपल लेते हैं। अनदर एग्जांपल बच्चों, क्या बात है बच्चों। किंज करा तारीफ तेरे चेहरे दी। एमोनिया का ले लें। चलो एमोनिया का एग्जांपल ले लेते हैं। आसान एग्जांपल से शुरुआत करना हमेशा अच्छा रहता है बच्चों, समझने। यार देखो मेरा ना ये मानना है, अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग्स हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन तो कर ही लोगे ना, है ना। ऑल दो क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं वो आप जानते ही हो। जो बच्चा हमारे से 9th-10th में पढ़ता था, 10th की पढ़ाई और यहाँ 11th में आया, वो जानता है कि क्वेश्चन तो हम दबा के कराएंगे और वही कराएंगे जब पेपर में आएंगे। यार देखो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि हमने लास्ट ईयर 12th वालों को कुछ क्वेश्चंस कराए, कुछ 60 क्वेश्चंस कराए, 70 क्वेश्चन कराए। उसमें से 5-6 क्वेश्चन हमारे एग्जैक्टली बिना वैल्यू चेंज किए एग्जाम में आ गए। सेम गोज़ फॉर फिजिक्स एंड सेम गोज़ फॉर केमिस्ट्री। फिर अब अभी मैंने नीट के ना अभी नया चैनल खोला है हमने, तो वहाँ पे हमने एंड के 5 दिन में, ऑल्दो नीट का पेपर मुश्किल आया था, ऐसा नहीं आसान आया था, नीट का पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था इस बारी, लेकिन हम लोगों ने कुछ लास्ट के दिनों में काफ़ी सवाल कराए थे। उसमें 3 सवाल, अब नीट के पेपर में 3 सवाल वो वाले आ जाना एक बहुत बड़ी बात होती है।
बहुत बड़ी बात मतलब ऐसे बहुत बड़ी बात, ऑल दो मैंने कोई मेहनत करके कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के ऐसे क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए थे, मुझे लगा ये सारे सवाल अच्छे हैं तो इन्हें कर लेते हैं, या मुझे लगा कि अक्सर बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं। अब वो तुक्के की बात है कि वो पेपर में आ गए, बच्चे बड़े खुश मुझे मैसेज कर रहे कि सर हमने लास्ट के 5 दिन में आपके वीडियोस को देख के हमने अपने 3 क्वेश्चन पक्के कर दिए, तो बड़ा अच्छा लगा। अब आप कहोगे 3 क्वेश्चन क्या होता है, तो नीट वाले बच्चे से पूछना कि 3 क्वेश्चन उसके रैंक को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं। बट वो वाली बात नहीं हो रही यार, मैं ऐसे शो ऑफ नहीं कर रहा यार, मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे। मेरा ये मानना है अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आप कोई भी क्वेश्चन दे दो। एक बच्चा जैसे कंसेप्ट वीक होते हैं ना, वो क्वेश्चन को याद करता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे करूंगा, ये तो क्वेश्चन या। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है, अगर आपने लिमिटिंग रीजन के ऊपर पकड़ बना ली है, तो एमोनिया आ जाए या निमोनिया आ जाए, क्या बात है, एमोनिया आ जाए या निमोनिया आ जाए, फिर वो फर्क नहीं पड़ता, आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। अब ऐसे इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसके 1 मोल पे इसके मुझे 3 मोल लेने हैं, सही कह रहा हूँ। उसके ऑब्वियसली 2 मोल बनेंगे, अभी हमारा एमोनिया फोकस नहीं है, अभी तो हमारा रिएक्टेंट फोकस है। अब अगर मैं इसके 5 मोल लेता हूँ तो मुझे इसके 15 मोल लेने होंगे और सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन मैं अगर इसके मान लो 30 मोल लेता हूँ और अगर मैं इसके 5 मोल लेता हूँ तो मुझे जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन पे टाइम लिख के कि इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टाइम लिख देना नीचे, ऐसे वो टाइम मैच करके ऐसे लिखते हैं ना वो। जल्दी से बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, देर मत लगाना भाई, लिमिटिंग रिएजेंट बता दो। सुनो, इसके 30 पे इसके हमें 10 चाहिए होंगे ना, बिकॉज ये 3 गुना है। इसके 30 पे अगर इसके 1 पे इसके 3 चाहिए तो इसके 3 पे इसका 1 चाहिए, तो इसके 30 पे इसके 10 चाहिए होंगे। अब अगर इसके 30 पे आपको इसके 10 चाहिए होंगे तो ये हमारे लिए हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। मैं ऐसे लिख देता हूँ चलो, ताकि आप जब इसको पढ़ रहे हो, अगर आप पीपीटी से पढ़ते हो हमारी, तो ये हमारे पास पहली बात तो लिमिटिंग रिएजेंट है। और ये लिमिटिंग रिएजेंट क्यों है, क्योंकि जो रिक्वायर्ड मोल्स थे वो 10 मोल्स थे। इसके 30 पे इसके 10 चाहिए थे, लेकिन है सिर्फ 5, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। सेम यहाँ पे इसके 10 पे इसके 5 चाहिए थे, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, क्योंकि जो रिक्वायर्ड मोल्स थे इसके 10 पे इसके 5 थे, हमने सिर्फ 2 लिए, तो दैट इज द पॉइंट बेसिकली। ओके ओके, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है। अब एक सवाल और करते हैं, मतलब ये आप करोगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, Al प्लस O2 गिव्स Al2O3, यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ 3 लगा दिया, यहाँ पे 4 लगा दिया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। स्टोइचियोमेट्री कहती है अगर आप इसके 4 मोल लोगे तो आपको इसके 3 मोल लेने होंगे, सही कह रहा हूँ। तो अब मैं आपको पहला केस दे रहा हूँ, अगर मैंने इसके 40 मोल ले लिए और इसके भी 40 मोल ले लिए तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ। दूसरा केस, अगर मैंने इसके 80 मोल ले लिए, अब ध्यान सुनना भाई, इसके 60 मोल ले लिए तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ। और तीसरा केस जो कि आखिरी केस है आज का हमारा, अगर मैंने इसके 400 मोल ले लिए और इसके मैंने 150 मोल ले लिए तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ। समय दे रहा हूँ आपको मैं, घड़ी कहाँ गई भाई, घड़ी कहाँ है, घड़ी यहाँ है, समय दे रहा हूँ मैं आपको, टाइमर लगा दिया मैंने बच्चों, टाइमर लगा दिया 1 मिनट का। किंज करा तारीफ तेरे चेहरे दी, जल्दी कर दो भाई, 1 मिनट का समय आपके पास। चालीस सेकेंड।
20 सेकेंड। मुझसे जो इतना डरोगी तुम प्यार कैसे करोगी, जाती हूं मैं जल्दी है। मार्क कर लेना, ऐसे मैं मार्क कर दूंगा लिमिटिंग रीजन को। और बच्चों ये घंटी बजने वाली है बच्चों। वेरी गुड बच्चों, आई होप आपने सारे लिमिटिंग रिएजेंट जो हैं वो पहचान लिए बच्चों। आओ मार्क कर लें इसको लाल रंग से। इसके 40 पे इसके 40 ले लिए। समझने वाली बात क्या है, इसके 40 पे इसके 30 चाहिए होंगे, इसके 4 पे इसके 3 चाहिए ना, तो इसके 40 पे इसके 30 चाहिए होंगे। लेकिन आपने ले लिए 40, तो ये ज़्यादा ले लिया है। ये 30 इसके 40 पे इसके, यार इसके 4 पे इसके 3 हैं, तो इसके 40 पे इसके 30 होंगे। तो ये आपने ज़्यादा ले लिया, तो ऑब्वियस सी बात है लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ओके अच्छा, इसके 80 पे इसके 4 पे इसके 3 हैं, तो इसके 80 पे इसके 60 होंगे। तो यहाँ तो कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। इसके 80 पे इसके 60 है, तो यहाँ पे तो कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं। अब जिसने ये पता लगा लिया ना, उसको समझ में आ गया, नो लिमिटिंग रिएजेंट हियर, यहाँ कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। जिसने पता लगा लिया काम हो गया भाई उसका। अब इसके 400 पे मुझे इसके कितने चाहिए होंगे 300, लेकिन मैंने लिया 150, तो ये तो बहुत आसान था, ये इसका लिमिटिंग रीजन हो गया, ये इसका क्या हो गया लिमिटिंग रीजन हो गया। बहुत सिंपल है। ओके बच्चों डन है। अब इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें हमें मास दे रखा होता है, तो पहले मास निकालना होता है, फिर मोल्स निकालना होता है, फिर ये करना होता है। तो ऐसा करेंगे, लिमिटिंग रीजन के ऊपर हम 1-2 क्वेश्चन और ले लेंगे एक क्लास में, जिसमें हमें मास दे रखा हो और फिर मोल्स निकाल के पता लगाना हो और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पता लगाना हो। फिर हम लोग बात कर लेंगे छोटे मोटे टॉपिक्स की, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और अपना वो एटॉमिक मास, आइसोटोप्स, 3 लॉ 4 लॉ, इनके बारे में। मतलब अगला लेक्चर हो सकता है इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर भी हो, थोड़ा बड़ा लेना पड़ जाए, देख लेंगे। मतलब इसको खत्म कर देंगे एक लेक्चर में, ज़्यादा टंगाएंगे नहीं इसको। ठीक है डन है। ओके बढ़िया, तैयारी शुरू है। अच्छा बच्चों, बहुत जल्द नीट की तैयारी शुरू करने वाले हम नीट के चैनल पे। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो आप बस बहुत जल्दी वहाँ जाएँ और हम जल्द ही वहाँ पे चीज़ें लाने वाले हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।